हमेशा हमेशा जरूरतमंदों के आंसू पोंछने वाले इंसान की आंखों से टपके आंसू। जो तकलीफ मेरी माँ झेल रही है, जो कि खुद 4 लोगों को खिलाकर खाने वाली, शान से जीने वाली, आज उसको जो तकलीफ हो रहा है ना, वो अपने से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि मेरी वजह से आज पूरा घर परेशान है। आज ये आंसू उस इंसान की आंखों से टपक रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंदों की हर तरह से खिदमत की, और अपनी इस परेशानी की हालत में भी ये इंसान दूसरों की तकलीफ को कम करने के लिए अपने से ज्यादा फिक्रमंद है। इस नेक दिल मसीहाई सिफत इंसान का नाम वारिस अली शेख है, जो विक्रोली इलाके का एक बेहतरीन समाज सेवक है, जिसने पूरे समाज की जंग अकेले अकेले लड़ी है। लेकिन आज वारिस शेख कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जिसमें से उन्हें निकालने की बहुत सख्त जरूरत है। अब इनकी उम्मीदें मशहूर अदाकार और चैरिटी करने में सबसे आगे रहने वाले जनाब सलमान खान और जनाब शाहरुख खान के ऊपर लगी हुई है। इसी के साथ ये बाकी लोगों से भी कर्ज की शक्ल में मदद करने की अपील कर रहे हैं। वारिस शेख की सेवाओं के बारे में इन हजरात की जुबानी भी सुनिए। वारिस भाई लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे है, और दूसरी बात है, कोई भी मददगार उनके पास चले जाए तो भले उधार लेके भी, कैसे भी, कुछ भी करके उनकी मदद करता है। दूसरी बात, तो हम भी कभी याद किए तो हम भी, हमारे लिए भी हाजिर है। सगा भाई नहीं आता लेकिन वो ज़रूर आते, कभी भी आधी रात, डेली टाइम, कभी भी याद करो, कभी भी आ जाते हैं। और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये दंगल से जो बाहर निकल जाए तो कितने लोगों का, हज़ारों का भला अभी भी कर रहे हैं, और ये दंगल से निकल जाए तो कई लाखों का भला करने के लिए तैयार है आदमी। तो वारिस भाई मिले एक दिन, बोले क्या हुआ अशोक भाई इतने तकलीफ में? बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है फैमिली गांव में, फिर परिवार को यहाँ बुला लो, बोले बुलाया है। फिर बुलाया तो मेरे मिसेस की तबीयत खराब हो गई, तुम्हारी मम्मी की, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 बॉटल ब्लड उन्होंने लाया, राजावाड़ी से पैसा दे के लाया, क्या कैसा लाया पता नहीं मुझे, तो मैं तो बहुत, मेरा मेंटली टॉर्चर था, बट उन्होंने बहुत किए हफ्ते तक। जब भी फिर वहां से बोले मुझे रूम डायरेक्ट हॉस्पिटल से लेके आके मेरी मिसेस को मैंने ये रूम में ही लेके आया, डिपॉजिट भी उन्होंने ही दिया। मैं तो खाली कपड़े लेके आया था यहाँ पे, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था, बाकी बिस्तर बर्तन जो भी घर बसा दिया हमारा सभी। आज 2 साल, फरवरी 2 साल होने आया, 2024 में ये रूम उन्होंने दिलाया था। आज 2026 से 2 साल पूरे होने आए हैं, फिर भी उन्होंने इतना, तो कोई अपना भाई तगा भाई हो, दोस्त कितना बार देगा? ले 5,000 ले 10,000 1-2 बार देके हट जाएगा, लेकिन ये बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। भले कुछ भी, आज भी घर का भाड़ा है वही देते हैं, राशन पानी छोटी मोटी जरूरतें और स्कूल की, मेरे बच्चे लोगों की भी कुछ जरूरतें सब है, वही पूरी करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र भवानी राम आर्या है। मैं विक्रोली का रहवासी हूँ। वारिस अली शेख जो वारिस भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पिछले कई सालों से हमारी दोस्ती है, हमारा मिलना जुलना है, काफ़ी हमारी बातचीत वगैरह होती है। उनके बारे में थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ तो वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, और हमेशा लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। समाज में अगर मैं देखा जाऊँ पिछले 10-15 सालों में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। पूरा डिटेल में तो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमारे विक्रोली में अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो थोड़ी 5 मिनट की दूरी पर है। रात बेरात जब किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है, 2 बजे, 2:30 बजे, सुबह 4 बजे, तो वारिस भाई को अगर फ़ोन करेंगे, उनका फ़ोन हमेशा चालू रहता है। वो फ़ोन उठाते हैं, अपनी नींद ख़राब करके लोगों की मदद के लिए हमेशा जाते हैं। केम हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, सैन हॉस्पिटल, इस प्रकार से बहुत सारे सेवा के काम उन्होंने किए। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ऐसा हो गया कि पिछले कुछ सालों से, 5-7 सालों से वो किसी मसले को लेके कुछ कर्जे में फंस चुके हैं, जहाँ पर एक आम इंसान को 4 लाख 5 लाख का अगर कर्जा हो जाता है, 3-4-5 लाख रुपए का, तो एक आम इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। वो 5 लाख के कर्जे को निपटाने के लिए
जद्दोजहद करता रहता है। वहीं हमारे वारिस भाई पिछले कुछ सालों से मुझे एग्जैक्टली तो अमाउंट पता नहीं, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट है जो उन पे कर्जा हो चुका है उनके परिवार वालों पर। और काफ़ी दयनीय अवस्था में भी, इस अवस्था में भी वो अगर कोई इंसान उनको मदद के लिए गुहार लगाता है तो वो बिना हिचकिचाहट लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। तो पिछले 1 साल में मैं देख रहा हूँ, 1 या 1.5 साल हुआ रहेगा, एक परिवार को वो अकेले संभाल रहे हैं। और हमारी अक्सर बातें होती रहती, तो उनके जो विचार है वो मेरे साथ में व्यक्त करते हैं। तो उनके ऐसे विचार है कि, और जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं भी उस चीज़ को एग्री करता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा अक्सर हम मेरे से बात करते रहते हैं कि क्यों ना इस भारतवर्ष में जैसे एक परिवार को वो यहाँ पर संभाल रहे, मतलब जो मेरी जानकारी में है करके, तो ऐसे पता नहीं और कितने परिवार को वो संभाल रहे। तो क्यों ना व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया जाए जहाँ पर आज समाज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप है, बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों का ग्रुप होता है, अलग अलग सोसाइटी लोगों का ग्रुप रहता है। वो ग्रुप में खाली अनवांटेड चैटिंग होती रहती है, अनवांटेड टाइम पास की बातें होती रहती है, एक दूसरे को लेग पुलिंग होता रहता है, एक दूसरे को मतलब ब्लेम करते रहते हैं, इस प्रकार की जो बातें होती रहती है। तो वारिस भाई का ऐसा मानना है कि क्यों ना हम लोग एक व्हाट्सएप में पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए 30-30 लोगों का, 40 लोगों का, 50 लोगों का, कि जो हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन निकाले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 लोगों का हम एक ग्रुप बनाते हैं, और एक बड़ी अमाउंट नहीं है, हर एक व्यक्ति अगर 3,000 रुपये भी 300 रुपये भी अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो 50 लोगों के माध्यम से 15,000 रुपये जमा होता है। और एक मोहल्ले में अगर 50 लोग आगे बढ़ते हैं, मात्र 300 रुपये का कंट्रीब्यूशन देते, तो किसी एक परिवार की मदद हो सकती है, कोई गौर गरीब। वारिस भाई बहुत ही भावुक आदमी है, बहुत जने को काम निकलता घर का कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों का बहुत मसीहा है। वारिस भाई को बहुत बहुत मदद करिए, इनको बाहर निकालो कर्जे से। बहुत ही एकदम वारिस भाई भगवान है, समझो सबके ओके। मैं सुनील सुंदरलाल वैश्य, विक्रोली का रहवासी। मैं एक रेपुटेड बैंक में काम करता हूँ। मैं वारिस अली शेख, जो वो मेरे एक भाई जैसे हैं, बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ, बट पिछले 7 साल से उनके साथ में हमारी दोस्ती हुई है। वो हमारे फैमिली के सदस्य जैसे हैं। कुछ भी हमारे दुख सुख हो, परिवार के बाद में अगर किसी बंदे को मैं फ़ोन करता हूँ तो वो वारिस भाई है। वारिस भाई एक ऐसे इंसान है कि अगर उनको मैं फ़ोन करता हूँ, कुछ भी कैसे भी रहे, वो दौड़ के आते हैं और वो हमेशा एक साथ देते हैं। एक अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, उनको केम हॉस्पिटल लेके जाना था। मैंने उनको जस्ट फ़ोन किया, उन्होंने अपने एक्टिवा से मुझे केम हॉस्पिटल लेके गए। जैसे कि वो मेरी बहन नहीं, उनकी बहन थी। उन्होंने स्ट्रेचर ये सब लेके जाके एडमिशन कराने तक वहाँ पे रुके, उन्होंने पूरा एडमिशन कराया, डॉक्टर से बात किया, पूरा तब होने के बाद ही वो वहाँ से निकले। फिर मुझे पुलिस चौकी में काम लगा, रात को 12 बजे आया तो मैं देखा तो मेरे से पहले वो पहुँचे थे वहाँ पे। वो जाके पुलिस से पूरा NOC ले के उन्होंने वो सारी हेल्प किया। और वारिस भाई के बारे में एक बात बताऊँगा, वो फाइनेंशियली ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं, पर वो अभी 2 से 3 परिवारों की राशन पानी का खर्चा वो खुद उठा रहे। वो अगर उनका कोई फाइनेंशियली हेल्प करेगा, वो दलदल से निकाल देगा, तो वो काफ़ी परिवार का हेल्प कर सकते हैं। हमारे वारिस भाई ने सबके लिए बहुत मदद की है, और जिस हद तक हो सका उन्होंने अपने से जो हो सका उन्होंने मदद की है। समाज सेवा में काफ़ी ऊपर के दर्जे पे उनका नाम आता है विक्रोली में। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, वारिस भाई ने ऐसे ऐसे लोगों की मदद किए हैं जो अभी तक किसी के बारे में उसको मालूम भी नहीं है। तो ये गुप्त में रख के ही मदद करना पसंद करते हैं, लेकिन उसका सिला ऐसा मिला कि वो खुद कर्जदार हो गए। तो कर्ज़े में वो कर्ज़ा भी भर रहे हैं जितना हो सकता है, और लोगों की मदद करना चालू भी है अभी तक। और वो आदमी जो है मदद करने से कभी पीछे हटता नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आबिद नकवी, और इस वक्त हमारे साथ के मेहमान हैं वारिस शेख साहब। वारिस शेख देखने में बिल्कुल सामान्य आदमी की तरफ से हैं, एक आम आदमी के तौर पर, लेकिन इनकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, तारीख देखी जाए, तो इन्होंने समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। बड़े हिम्मती हैं, बड़े दमदार रहे, बड़े निर्भीक अंदाज में इन्होंने
समाज के कई मुद्दों को उठाया, कई मुद्दे सॉल्व किए और लगातार ये करते रहे। बाद में एक समाज सेवक के तौर पर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर इन्होंने बहुत कुछ काम किया और इसी मदद का सिलसिला जो आगे बढ़ता रहा तो उसी में कहीं ना कहीं एक ऐसी इन्होंने इनसे एक तरह से कहा जाए कि भूल हो गई, अनहोनी में, गलती से एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लोगों की मदद की जिससे ये खुद जो है पर आज परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है और ये उम्मीद करते हैं बड़े लोगों से, जो लोग किसी ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं जो समाज का भला चाहता है, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा है। ये नहीं कि लोगों की देखी तकलीफ़ देखी और आगे बढ़ गए, ये उसमें से नहीं है। ये तकलीफ़ देखते हैं तो फ़ौरन उसको जो है कहीं ना कहीं से, जो भी हालत में हो, जिस भी हालात में हो, चाहे उनके पास जेब में पैसा हो ना हो, अगर किसी भूखे को खाना खिलाना है तो उसके लिए ये सब भूल जाते हैं कि अपना हमें घर का सामान लेना है, वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करते हैं। तो ये इनके नेचर में है, बचपन से ये नेचर में रहा। लेकिन एक ऐसी समाज सेवा इन्होंने कर दी, ये करने की कोशिश की जिसमें ये इनके 2-3 घर थे वो गिरवी पे चले गए, इनके पास दुकानें थीं, सब गिरवी हो गई। आज बहुत ही तकलीफ़ में है और समाज से उम्मीद करते हैं कि वो अब कम से कम इन्हें कहीं ना कहीं से सहारा दे। और ऐसे अगर सहारा न दिया गया तो फिर ऐसे लोग जो इनका जाहिर है कि अगर वो अपनी परेशानी में आ गए तो कहीं हौसला उनका टूट न जाए, वो समाज सेवा के नाम पे आगे बढ़ने से रुक न जाए। तो ये समाज सेवा का सिलसिला समाज में जारी रहना चाहिए। इसलिए और लोगों को जो चैरिटी को समझते हैं, जो लोगों की मदद करने वालों को समझते हैं, उन्हें वारिस शेख के बारे में सोचना चाहिए और क्या किस तरह की मदद कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से कुछ नहीं अगर है तो आप अपनी दुआएं तो इन्हें दे सकती ताकि इनका हौसला बुलंद रहे। आइए बात शुरू करते हैं वारिस शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पूरे भारतवासियों को माह रमज़ान मुबारक और आने वाले सारे त्यौहार जितने भी है सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देते हैं। आने वाले सारे त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं सभी भारतवासियों को। मैं वारिस अली शेख। तो वारिस साहब बताइए, आपका जो है कि अभी फिलहाल आप लोगों से क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं कि मदद करें? नहीं, एक्चुअली बचपन से कैसा है कि मैं मेरी माँ को देखते आया हूँ कि वो 4 लोगों को खिलाकर खाना खाती है, वो शान से जीती है। बचपन से हमने उनको देखा है वो चीज़, तो वही चीज़ हमारे खून में आ गई। जैसे होश संभाले हमें लगा कि हाँ समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम भी आगे बढ़े। समाज में जो जो परेशानियाँ होती थी हम जाके हल करते थे। हमसे हुआ नहीं तो अखबार में खबर छाप के सरकार तक वो बातें पहुंचाते थे, तो दूसरे दिन वो अमल में आता था, फिर उस पर काम होता था। कैसे भी करके समाज की परेशानी दूर करने का काम हमेशा से करते चले आए। लेकिन अभी एक समाज सेवा ऐसी करने चला गया। अब हालांकि वो मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, धोखा हुआ, जिसकी वजह से मैं कर्जे में डूब गया, वरना मैं लड़ाई तो हक की लड़ रहा था। और फिर वो अब उसकी वजह से क्या हो गया कि मैं एकदम कर्जे में आ गया। मेरे घर मकान दुकान सब गिरवी पड़े हुए हैं। यहाँ तक का अगर ये लॉकडाउन नहीं लगा होता तो मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतने मेरे कैपेसिटी थी, मैं कमा के भर लेता। तो लॉकडाउन ने जो मार मारी है ना, उससे अपन बहुत ज़्यादा एकदम नीचे गिर गए हैं, जो उठने का मौका नहीं मिल रहा है मुझे। अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो हम अब तक सब कर्जा अदा भी कर दिए होते। लेकिन उसकी अगर वो लॉकडाउन एक बीमारी नहीं होती तो मैं उस पर कंपोजिशन मांगता। अगर जिस तरीके से हमारे हालात हुए हैं ना कि एकदम मतलब बता नहीं सकते, बयां करते हैं ना तो दिल काँप जाता है। ऐसे ऐसे हालात है। ब्याजखोर लोग सब दरवाजे पे आते हैं, फिर जो 5-5 लाख पे 20-20, 25-25 लाख रुपया ब्याज लिए हुए बरसों से लेते आए हुए हैं। कोई 17.5 लाख रुपया ले रहा है, 17.5 ले रहा है 5 लाख पे। ऐसा कर कर के जो लोड बढ़ गया है, फिर वो धीरे धीरे मेरा भाई जो शाहिद अली शेख था वही कारखाना संभालता था। मैं तो 1988 से मैं काम कर रहा था। मेरे भाई लोग सब छोटे थे, तो मैं कबाड़ी का धंधा किया, भंगार का धंधा किया, भैंस संभाला, गोबर उठाया, घास काटा।
फिर फॉर्चून की दुकान 7 साल संभाला, फिर कारखाना संभाला। जैसा मेरे भाई लोग बड़े हुए तो उन लोग ने कारोबार संभाल लिए। फिर मेरे को लगा कि मैं फ्री हो गया तो मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं निकल पड़ा समाज सेवा के लिए। लेकिन अब फिर बाद में वो भाई के ऊपर इतना लोड हो गया कि आज अडानी वाले लोग ने जो लॉकडाउन का लाइट बिल था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 5 मीटर सब लेके चले गए। अब वो बोलते हैं कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप एक मीटर लेके गए थे, इसका मतलब हमारी बिल भरने की कैपेसिटी नहीं थी। जब आप एक लेके गए, उसके बाद 2-3 लेके आके 5 का मीटर का बिल 15 लाख रुपया पूरा 1 मीटर पे डाल दिया आपने। अब हम कहाँ से भरें? हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं अभी। हम भी यही सोच लिए अभी क्या करेंगे, अब अंधेरे में रहेंगे। कहाँ रह रहे हैं आप? विक्रोली टैगोर नगर में। तो कितने दिन से अंधेरे में रह रहे हैं? हाँ, 2 महीना कंटिन्यू रहे अंधेरे में। फिर आजू बाजू वालों ने उनको थोड़ा दया मोहब्बत आई, उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ा लाइट पंखे का बंदोबस्त करके दिए कि भाई रहो करके। तो हालात बद से बदतर है। लेकिन कैसा है कि कुछ लोग होते हैं जो बेचारे रो धो के अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हालांकि उनकी मजबूरी है रोना धोना, क्योंकि कोई आजकल समझता ही नहीं है। इसके लिए बेचारे वो लोग अपना रो धो के अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी मजबूरी बताते हैं और अपना दुख तकलीफ दूर करते हैं। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं अभी? हम लोग पाँच भाई है, मम्मी है और सबके बाल बच्चे हैं। कितने बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। लड़की की शादी हो गई और अभी पिछले साल ही 26 साल हम लोग जॉइंट फैमिली थे। अभी पिछले साल ही हम लोग सब डिवाइड हुए, सब अपना अपना चूल्हा चौकी अलग अलग कर लिए। तो आपने समाज के लिए जो काम किए थोड़ा शॉर्ट में बताइए और दिखाइए कि किस तरह से कहाँ कवरेज भी हुआ समाज के लिए। बहुत जैसे एक शुरुआत बताइए। कुर्ला में एलटीडी में एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बरसों से चलती आ रही थी। जनरल बोगी में बैठने वालों से पैसे लिए जाते थे और टर्मिनस की बात कुर्ला टर्मिनस की। हाँ, जनरल बोगी में लाइन लगी रहती है। हाँ, तो जो सुबह 6 बजे से बैठता था, रात के 10 बजे की ट्रेन है, तब भी उसको अंदर जाने के टाइम पे जब आदमी दिन भर लाइन लगाया तो उससे पैसे क्यों लेना? कौन लेता था? पुलिस वाले? आरपीएफ वाले लेते थे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ देखा, मेरे वर्कर लोग के साथ वैसा घटना घटी, तो फिर मैंने वो कंप्लेंट किया। मैंने सीबीआई में, रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड, रेलवे भवन, सब जगह कंप्लेंट किया। फिर उसकी तहकीकात हुई, फिर मैंने टाइम टेबल बताया, वो हिसाब से सीबीआई वाले ने रेड गिराए, ऑन द स्पॉट पकड़े और काफ़ी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हुई। हालांकि वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए 2009 में मुझे 2 करोड़ की रिश्वत दी जा रही थी कि आप 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, कंप्लेंट वापस ले लीजिए। लेकिन मैं वो जनता की, यात्रियों की जो परेशानी थी वो मुझसे देखी नहीं गई। मैंने वो पैसे को ठुकरा दिया और मैं अपने डटा रहा। आखिरकार उसका नतीजा मुझे मिला कि सीबीआई ने रेड डाली और उनको पकड़ी, 35 करोड़ रुपया जब्त भी करी। हाँ, काफ़ी मालमत्ता जब्त करी। उसके बाद फिर मेरा और हौसला बढ़ा। फिर मैं बोला और कितने लोगों पे कार्रवाई हुई सीआरपीएफ के? 14 लोगों पे कार्रवाई हुई थी। क्या किया उनको? सस्पेंड? हाँ, सस्पेंड किए थे और काफ़ी बरस सस्पेंड हुए हैं। अभी पता नहीं हाल फिलहाल क्या हो रहा है। अभी तो मैं अपने डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं ज़्यादा एम्बुलेंस की आपने किया 108 नंबर? हाँ, तो मैं सुविधा है उसमें क्या है, किस तरह से? दादर स्टेशन पे मैं खड़ा था। मेरे भाई की वाइफ हावड़ा मिल से आ रही थी, S7 में वो थी। S5 में मेरे को आवाज़ आई कि कोई गिर गया करके, तो मैं दौड़ता वहाँ गया और अपना वीडियो चालू किया। तो 2 बोगी के बीच में जो गैप होता था वहीं वो गिर गई थी औरत, पेट से थी, 2 बच्चे पेट में थे 8-8 महीने के। उसका आदमी ने ऐसा खींच के, गाड़ी रेंगते हुए स्टार्ट हुई, उसने खींच के निकाल दिया कैसे भी जोर लगा के और उसको 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे ऐसा लिटा दिए। ना वहाँ पर स्टेशन मास्टर आया, ना जीआरपी आया। वो चिल्लाते रही, औरत चीखते रही बहुत देर तक। फिर हम लोग ने हंगामा किए। वो सारी वीडियो मेरे पास थी। फिर कैसा करके हमाल आया, वो स्ट्रेचर लिया, उसको लेके जाके बाहर रोड पे रख दिया। ना एम्बुलेंस ना कुछ। अब वो टैक्सी रुका रहा है, टैक्सी वाले रुक नहीं रहे। जैसे तैसे पब्लिक ने एक टैक्सी को रोका, दरवाज़ा खोला, पेशेंट को डाला, उनके आदमी को भेजा, बोले साइन लेके जाओ करके। अब वो साइन चले गए विदाउट मेमो। विक्टिम बाहर गया था, जो कि उसमें स्टेशन मास्टर मेमो देता है, जीआरपी को साथ में भेजता है। तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि रेलवे का एक्सीडेंट केस है, तो जल्दी से इमरजेंसी में लिया जाता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो आदमी लेके गए वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद वो प्रेग्नेंट लेडी है बोल के उसको प्रेगनेंसी वार्ड में लेके गए। वहाँ जाने के बाद देखे कि ये तो एक्सीडेंट केस है, तो वापस इमरजेंसी में लाए। जब तक वो तो जख्मी थी वो औरत।
तो औरत भी मर गई, दोनों बच्चे भी मर गए वो। ओह, ट्विंस थे। हाँ ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे जुड़वा उसके पेट बच्चे में। थे। 8 तो महीने के। हाँ 8 महीने के बच्चे थे। तो फिर मैंने, ये वो परिवार है, इनकी वाइफ थी, जो उनके पिताजी है लड़की औरत के, ये उनके बच्चे गोरेगांव में रहते थे। तो फिर मैंने जो 20-22 मिनट का वीडियो था उसके अंदर मैंने जो वो तड़पती हुई औरत का जो वीडियो था, वो प्रशासन के एकदम दिमाग ख़राब हो गया कि क्या हो रहा है करके। फिर समीर जवेरी साहब ने PIL फाइल किए कि भाई यहाँ समीर जवेरी साहब ने? हाँ, कि रेलवे के लिए लॉक किया, रेलवे के लिए, हाँ रेलवे के लिए वो भगवान है, वो बहुत कुछ किए उन्होंने। हाँ, और उनका साथ मिला 4 साल, मुझे सीखने को मिला। फिर उसके बाद उनके साथ में रहते हुए फिर उन्होंने मेरे को बोला वो वीडियो फिर 8 दिन तक TV9 चैनल पर चला। मतलब पूरा हंगामा हो गया कि गलत हुआ जो भी हुआ। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस होती और उस औरत को टाइम पर इमरजेंसी में लेके गए होते तो दोनों की जान बच सकती थी, बच्चों की और माँ की भी। ट्रैफिक में कैसा है, हाँ ख़त्म हो गई वो। एम्बुलेंस बाद में किसने इंट्रोड्यूस फिर किया? PIL डालने के बाद फिर मैंने जो वीडियो और एविडेंस जो भी थे मेरे अखबार के चैनल पे, जो इंटरव्यू जो मैंने बताया था, वो सारी बातें कोर्ट में सबमिट हुई। वो देखकर फिर जज साहब ने वो 108 नंबर एम्बुलेंस पूरा आज भारतवर्ष में हर जंक्शन पे खड़ी है वो। फोन पर कर, हाँ, कभी भी तकलीफ होती पैसेंजर्स को? हाँ, तुरंत वहाँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक हॉस्पिटल, छोटा सा दवाखाना डिस्पेंसरी टाइप में खोला गया। वो समीर जवेरी जी ने वो मांग करके वो पूरी की है करके। तो और भी तो काम आपने किए समाज के लिए जो है? काम इतने किए कि मैं अभी आजकल इतना प्रेशर में रहता हूँ कि मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहता। अभी हॉस्पिटल है हमारे वहाँ, अब महात्मा फुले हॉस्पिटल के लिए कई बार लड़ाई लड़े। वहाँ पर सोनोग्राफी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हाँ, रेलवे के लिए भी है, बच्चों के लिए, मैदान के लिए। कट प्रैक्टिस ये मैदान में बच्चे कंपनी मैदान, ये मैदान की कमी जो है, ये हमारे मैदान की ये हालत है, आज की दशा है। बल्कि उद्यान डेंगू मलेरिया का अड्डा हो गया। किस एरिया का ये टाइगर नगर ग्रुप नंबर 6 साहू महाराज उद्यान का है। ये रेलवे का है। रेलवे के जो मुसाफिरों को कंफर्म टिकट से महरूम, अच्छा उसके ये एक्सीडेंट का जोन था, इसको हाँ लगातार तो फ्लाईओवर नीचे डिवाइडर रोक सकता, सड़क हादसे है, सड़क हादसों के ऊपर जो है ये भी पिछले साल आपने किया। ये था। और ऐसे ही दिन में काम चालू रहता था, मैंने बंद करा दिया। गैस वेल्डिंग चालू रहता था, वो इसी पटरी से उतरते थे। तो मीडिया में तो काफ़ी कवर हुआ आपका जो है? हाँ, मीडिया में हाँ, शहीद अहमद खान साहब इनकलाब के पत्रकार साहब, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। ऐसे ही अखिलेश तिवारी साहब है और भी है, अवधूत खराड़े साहब है, एक तन्मय सिंधे है। ऐसे करके पत्रकारों ने खूब मेरा सहयोग दिया, जो मैं मेरी आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाते रहे अखबार के ज़रिए, और वो काम होता रहा। और विक्रोली में कब्रिस्तान के मसले हैं, फिर ये नया फ्लाईओवर बना अभी हाल फिलहाल, इसके लिए काफ़ी दिनों आवाज़ उठाए। ऐसी लड़ाई हमारी चलती रही, मैं रुका नहीं हूँ। आज भी मैं इस हालत में भी हूँ, तो भी जैसे कोई चाय वाला है, कोई मज़दूर है, कोई बीमार है, मुझे फ़ोन आ गया 2 बजे 3 बजे, उसके माँ बाप गाँव में, मुझे मालूम पड़ता तो मैं उठा के 2, 2:30, 3 अपनी नींद ख़राब करके मैं उनको अस्पताल तक लेके जाता हूँ, एडमिट कराता हूँ। उनका वो खुद बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ के लिए माँ बाप यही है करके। आप वो एरिया में भी जाके कोई भी किसी को भी पूछोगे ना कि वारिस भाई का क्या नेचर है, बोले अरे बाबा वो अपने लिए जी नहीं रहा है। वो आज जो कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी वो सोचता है कि मैं किसी के लिए क्या कर दूँ। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको विक्रोली में मिलेंगे। बस परेशानी सिर्फ ये कर्जे की वजह से है, जिसके पूरा थोड़ा सा शॉर्ट बताएंगे, कर्जा कहाँ से क्या हो गया, थोड़ा लेकिन शॉर्ट बताइए 2 मिनट के अंदर तो एक हीरा नंदानी का मैटर था, उसमें 2 फ्लैट थे 14 करोड़ के, और एक आदमी ने 250 करोड़ का उसके अंदर स्कैम किया था। उसी को उजागर करने के लिए मैं हाई कोर्ट चला गया था। अब हाई कोर्ट में सामने वाले ने इतना पैसा किया था, उसके पास था, तो बड़े बड़े लॉयर खड़ा करके वो मेरे केस को दबाने की कोशिश किया। जैसे तैसे उसने पैसे के बलबूते पे, फिर हमारे वकील लोग भी थे, जहाँ तक मेरा डाउट है कि उन लोग ने भी सहयोग दिया, तभी वो मैटर ख़त्म हुआ। और कुछ न कुछ उन लोग ने पैसे लिए जो मेरे पीठ पीछे लिए गए। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं ऐसा करने नहीं देता,
जिसने गुनाह किया उसको सज़ा होनी चाहिए, जिसने गलत किया है उसको कानून सज़ा देता था। लेकिन लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके मैटर क्लोज किए मेरे पीठ पीछे, और मुझे पता नहीं, मैं गांव में था। तो उसमें आपने पैसे जो है, हाँ, मैं सारे पैसे 1.5 साल लगाया था मैंने उसके अंदर। तो यहाँ वहाँ बार बार घर वालों के डर, किसकी मदद कर रहे थे आप वहाँ उसमें? और दो, एक गुजराती लड़का था और एक यूपी वाला था। उन्हीं के हक में वो प्रॉपर्टी सेट ने लिख कर गया था, बस वही प्राइवेट पिटीशन पे मैं केस लड़ रहा था। वो तो लिख के गए थे सेठ, उनके नाम से सेठ सेठानी लिख के गए थे। हाँ, रिश्तेदारों ने? हाँ, रिश्तेदारों ने हड़प लिया था वो। तो कागज़ थे, उस कागज़ के बेस पे मैं कोर्ट में गया था। तो वही 1.5 साल जो उधर हमारे, कितना लगा दिया उसमें आपने? उस टाइम वो 2 आदमियों को भी संभालना था, उनके भी खर्चे थे, उनको छुपा के रखना भी था, उनके घर परिवार पूरा यहाँ से वहाँ तक संभालते संभालते 1,34,00,000 रुपया 1.5 साल में लगा दिया था मैं। साथ में और भी कुछ लोग थे, तो उनके भी गाड़ी वाड़ी भाड़ा वाड़ा, उनका EMI, घर का EMI सब अपने कर्जे से करते चले गए वो। तो कर्ज किया तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ब्याज उसको? हाँ, वो ब्याज हो गया। तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी है। वालिद साहब जिंदा थे तो मैं घर तक बात लाता नहीं था, बाहरी ब्याज से उठा के ब्याज दे देता था। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर बोला ये तो ब्रेन हेमेज हो जाता था अभी आपका, बोले आपकी रोशनी चली गई। ठीक है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा प्रॉब्लम तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरा दोस्त था एक अमित सेवक, वो आके मेरे घर में बता दिए कि भाई उसको पूछो क्या प्रॉब्लम है, वो टेंशन में करके। तो घर वाले पूछे तो मैं बताया ऐसा 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 है। तो मेरी माँ नफीसा बेगम, मेरा भाई शाहिद अली और बबलू, ये दोनों बैठ के बोले कि तू टेंशन मत ले, जो कुछ है मैं देखता हूँ करके। तो उसने क्या किया, अपने किसी पहचान वालों से और सब जानने वालों से ब्याज पे ही उठा के उसने मेरे ब्याज खोरों को उसने लौटा दिया, ताकि वो मुझे परेशान ना करे। और वो बोला मेरा 30-40 मशीन का कारखाना है, मैं अपना चुका दूंगा। अब जैसे वो 6-8 महीना 1 साल गुजरा, वैसे वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो फिर उसका भी कारखाना बंद पड़ गया। अब वो 1.5-2 साल में वो खाली कर्जा बढ़ते बढ़ते चला गया, क्योंकि वो मेरा भाई इतना सीधा है कि बीच में कोई गले पे छुरी रख के उससे जो पार्टी के कपड़े लाता था बनाने के लिए, वो बिकवा दिए उन लोग ने, पठान लोग ने, वो बेच के पैसे ले गए। पार्टी हमारे को चोर बोलती है, लेकिन वो मजबूरी समझती नहीं है कि किस हालात से वो गुजर रहा है। आज उसको काम भी नहीं है, 9 महीने से काम भी बंद है उसका। डिपॉजिट देता है, फिर वो भाड़ा भरना है, लाइट बिल भरना है, ये सब भरते भरते जितने भी माल के पैसे आते हैं सब ब्याजखोर ले जाते, और इधर देने को होता नहीं है। फिर 6-8 महीने में कारखाना बंद करना पड़ता है। ऐसा लॉकडाउन से अभी तक उसने 10 कारखाने बंद कर चुका है। डिपॉजिट सारी डूब जाती है, कमाता है ब्याज वाले को देता है, नहीं दे पाता है तो और ब्याज से उठाता है, फिर ब्याज बढ़ा, ऐसा करते करते चक्र में वो फंसते टोटल कितना हो गया अभी? अब 3.5 करोड़ के समथिंग हो गया वो कर्जा, बढ़ गया। अब वो अपनी एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब वो सबसे बड़ी बात कि जो तकलीफ़ मेरी माँ झेल रही है, जो कि खुद 4 लोगों को खिलाकर खाने वाली, शान से जीने वाली, आज उसको जो तकलीफ़ हो रहा है ना, वो अपने से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कि मेरी वजह से आज पूरा घर परेशान है। तो आप क्या किससे उम्मीद लगा रहे हैं? कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह से रास्ता निकलेगा आपकी तकलीफ जो है? बहुत जगह मैंने गुहार लगाई। मैंने जनाब शाहरुख खान साहब के बंगले पे भी मैंने लेटर भेजा, जनाब सलमान खान साहब के भी बंगले पे लेटर भेजा। उसके अंदर सारी दास्तान लिखी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे यकीन है कि वो वहाँ पर लेटर उनके हाथ तक नहीं पहुँचा। अगर वो पढ़े होते तो ज़रूर मुझे कॉल करके मेरी मदद करते। वो बहुत काबिल शख्सियत लोग हैं। वो अभी हाल फिलहाल हम सलमान खान साहब के वालिद साहब के लिए दुआ करते हैं, जेरे इलाज है, अल्लाह उनको हयात दे, तंदुरुस्ती दे। और उन तक वो पत्र पहुंचता तो ज़रूर मेरी मदद करते हैं। और भी लोगों से मैंने कहा हूँ इशारों में, अभी एकदम से गिड़गिड़ा नहीं सकते, इतना शान से जिए हुआ लोग है, लोगों के लिए जिया है। आज खुद को मांगने को शर्म आती है,
हमने लोगों को मांगने का मौका नहीं देखा कि वो खाली इतना एहसास कर लेते कि सामने वाले को तकलीफ़ क्या है, उसकी तकलीफ़ दूर कर देते, उसको मांगने का मौका नहीं दिया कभी हमने। लेकिन आज अपनी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे मांगने को भी शर्म आती है। तो अभी फ़िलहाल आप किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कैसे चला रहे, क्या करते हैं? मैं अभी ब्रोकरेज का काम करता हूँ। मैंने विक्रोली के समाज के सभी लोगों को बोला कि भाई मेरे कर्जे अदा करना है मुझे, आप लोग मेरा साथ दो, सब लोग मिलके कि भाई कहीं भी रूम बिकता है करता है आप मुझे कॉल करिए, उसका जो ब्रोकरेज मिलता है आप अपने पास रखिए, मेरे कर्जेदार को दीजिए, आप मेरे हाथ में पैसे नहीं चाहिए। ऐसा मिलके भी अगर खाली विक्रोली की मुसलमान जितने भी बड़े लोग हैं अगर मिलके भी ठान लिए ना, 2 साल में मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। मैंने बहुत जन से गुजारिश किया, मैं पैसा देना चाहता हूँ जिसका तो लिया। आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे करें? ये 9820811086 पे। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। 9820811086 ये मेरा नंबर तो है। ये नंबर है। तो बहुत कुछ आप ले आए, बहुत कुछ इसमें है जो हम लोग वक्त की कमी है दिखा नहीं सकते। बहुत कुछ है। मैं तो हर 2 कदम में चाहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे उस काबिल बनाया है कि मैं, उसकी देन है कि मैं किसी के लिए खड़ा हो जाता हूँ। आज ऐसी परिस्थिति में मैं 2-4 दोस्तों को फ़ोन लगा के खाली दे दूँगा। आज उनके परिवार का राशन, उनके रूम का भाड़ा और सब मेरे जिम्मे है, आज भी है। ऐसे हालातों में भी हाँ मैं कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ मेरा दिल जानता है, लेकिन मैं उनको ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे लोगों के लिए मोहब्बत है, लोगों के भी मन में मेरे लिए मोहब्बत जागे, मेरी हेल्प करे और मेरी सहायता करे, ऐसे दलदल से निकाल देवे। अगर कोई मदद नहीं करना चाहता है तो वक्ती तौर पे कर दीजिए, उतनी मेरी क्षमता है कि मैं कमा के उनको लौटा सकता हूँ। ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ और काम भी आप करते हैं छोटा मोटा? गारमेंट का काम है ना, मैक्सी बनाते हैं नाइटी में, घर में बैठ के रात को। अच्छा, वो भी काम वो भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं इस तरह से आप धीरे-धीरे अभी हाल फिलहाल ज़िंदगी ऐसी गुजारने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो गुजर रही है। लेकिन कर्जे अदा करने के लिए मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर लोग एकदम से मदद नहीं करना चाहते कि हम पैसे तुम्हारे को दे दिए, भूल गए, याद रखो हम लौटा देंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस दलदल से निकालने के लिए मदद करो, बस यही दरख्वास्त है। तो ये है हमारी शेख साहब, इन्होंने नंबर बताया आप लोगों को कि इनका ये नंबर है। और दूसरा ये कि ये जहाँ तक हमने ये TV9 की एक शाखा 9 हुआ करती रही, हम लोग वहाँ से जुड़े थे। ये शाखा 9 के लिए एक समाज सेवा का काम करते रहे, अलग अलग मुद्दे उठाते रहे। तो उससे हमने देखा कि ये बंदा जो है बड़ी हिम्मत के साथ लोगों की, समाज के लिए खड़े होना। सिर्फ ये नहीं कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं कि क्यों हम उलझें, उनसे क्यों, बड़े लीडर जो एस्टेब्लिश लीडर हैं उनसे क्यों हम टकराएं, उनसे उनके साथ क्यों कहें कि नहीं। जैसे कोई अगर नगर सेवक है, काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना उस एरिया में रह के बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस शख्स ने उन सब मुद्दों को भी उठाया और उठा के ये उनको भी आईना दिखाने का काम किया। समाज के लिए ये हमेशा दर्द महसूस करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं जैसे उन्होंने बताया। तो हम उम्मीद करते हैं समाज से कि वो आगे बढ़े और जिस तरह से, जिस हालत में जितनी कैपेसिटी है, अगर मदद करना चाहते हैं तो उनके बताए हुए नंबर से कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। आप और दूसरे ये कि आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने जितने अजीज़ हैं, कुर्बा हैं, जान पहचान के लोग हैं, समाज सेवक हैं, सभी तक इसे पहुंचाने के लिए एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वारिस अली शेख से आप अगर संपर्क करना चाहते हैं या फिर किसी तरह की मदद करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 9820811086 पर फ़ोन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।